बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा अदील हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी बात होगी, पाक अफ़गान कशीदगी के ऊपर भी बात होगी, पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है और फिर ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पार्लियामेंटेरियन, इसके हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं। मुख्तलिफ़ सियासी जमातें ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का जो झुकाव है वो पीटीआईपी यानी परवेज़ खटक साहब की जो जमात है उसकी तरफ है। पीटीआईपी आपको पता है कि इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की कोख से जन्म लिया है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तोड़ा गया, तो फिर इस पार्टी में से पीटीआईपी को बरामद किया गया। इसी तरह पंजाब में इस्तेहकाम पार्टी जो है वो बनी, पीटीआई को तोड़कर बनाई गई। इस हवाले से भी बात करेंगे और जो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी ने आपस में मुज़ाकरात किए हैं, या इससे पहले जो जेयूआई और मुस्लिम लीग नून के माबैन मुज़ाकरात हुए थे, उस हवाले से भी आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आज जो एक खबर चली है, टिकर्स की सूरत में चली है, वो हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर चली है, सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से चली है। और इस खबर के मुताबिक तालिबान हुकूमत की दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जियों ने खित्ते में अमन के क़याम की कोशिशों को संगीन ख़तरात से दो चार कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे पर अमल दरामद में नाकाम हो चुकी। फरवरी 2020 में अमरीका और तालिबान ने बाहमी रजामंदी से दोहा मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक ने अमरीकी फ़ौजियों के इनखला की टाइम लाइन तय की थी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुआहदे में तालिबान ने अपने ज़ेर तसल्लुत इलाकों में दहशत गर्दी की रोकथाम की यकीन दहानी कराई और अफ़गान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की हामी भरी। दोहा मुआहदे में तालिबान से इस बात की ज़मानत ली गई थी कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी भी गिरोह या मुल्क के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अफ़गान तालिबान ऐसे दहशतगर्द गिरोहों या अफराद के साथ किसी भी तरह का ताउन नहीं करेंगे जिसमें भर्ती, तरबियत या फ़ंड रेज़िंग शामिल हो और जो आलमी अमन व सलामती के लिए ख़तरा हो। तालिबान ऐसे लोगों को रिहाइश फ़राहम नहीं करेंगे जो बैनुल अक़वामी हिजरत के कानून और मुआहदे के मुताबिक अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बने। दोहा मुआहदे के मुताबिक तालिबान इन अफराद को वीज़ा, पासपोर्ट, सफ़री इजाज़तनामा फ़राहम नहीं करेंगे जो आलमी सलामती के लिए ख़तरा हैं। ताहम दोहा मुआहदे से तालिबान हुकूमत ने किए गए एक भी वादे का पास नहीं रखा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों की मौजूदगी आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा करार दिया जा चुका है। अफ़गान हुकूमत ने अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ते नहीं किए। अलकायदा अफ़गान तालिबान हुकूमत के साथ करीबी और अलामती ताल्लुकात बरकरार रखे हुए है। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान के रहनुमा तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में आला ओहदों पर फ़ाइज़ हैं। पाकिस्तानी तालिबान को माहाना फ़लाही अदायगियाँ की गईं और इसके कुछ हिस्से जंगजुओं को भी फ़राहम किए गए। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल तेज़ी से पेचीदा होती जा रही है और दहशत गर्दों के हाथ में असला और गोला बारूद आने के खदशात अब अमली शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अमरीकी इनखला के बाद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बायस पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफ़ा हुआ है। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के ताने बाने और शवाहिद अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहों तक जाते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गान शहरियों का मुलव्वस होना इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और अबूरी अफ़गान हुकूमत के दोहा अमन मुआहदे से इन्हिराफ है। इस मुआहदे में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, मगर ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि टीटीपी के दहशतगर्द पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। इन बातों से साबित होता है कि अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे पर अमल दरामद में नाकाम हो चुकी है। ये बाकायदा पाकिस्तानी मीडिया में चला है और इन सारी बातों का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार इदारे हैं, ये उनका मौक़िफ़ है अफ़गानिस्तान के हवाले से और फिर दोहा अमन मुआहदे के हवाले से। और इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाक अफ़गान कशीदगी की शिद्दत क्या है। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका में अहम मुलाकातें की हैं। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था
کہ یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک تو کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے، پھر افغانستان کا معاملہ بھی ضرور ڈسکس ہوا ہے، اور اس حوالے سے جو کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملات ہیں افغان حکومت کے، وہ بھی ڈسکس ہوئے ہیں۔ کیا آپشنز ہیں پاکستان کے پاس، اور کون سے وہ آپشنز ہیں کہ جن کو پاکستان استعمال کر سکتا ہے افغان حکومت کے خلاف؟ اب اس چیز کا ادراک، اس چیز کی سمجھ جو ہے وہ افغان حکومت کو بھی ہے، اور دونوں ملکوں کے جو خراب تعلقات ہیں اس حوالے سے ظاہر ہے کہ کچھ لوگ، بلکہ زیادہ لوگ پریشان بھی ہیں کہ یہ دونوں ملکوں کی جو کشیدگی ہے یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے، اس کشیدگی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے کئی روز سے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا نام جو ہے وہ گردش میں ہے، میڈیا میں اس پہ بات ہو رہی ہے۔ یہ کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، کس طریقے سے یہ ممکن ہوگا، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب یہ اس سارے معاملے میں اپنا مؤثر کردار ادا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ آیا وہ الیکشن میں جو تیاریاں ہو رہی ہیں، کاغذات نامزدگی وغیرہ، اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر کابل جائیں گے، یا پاکستان میں وہ معاف کیجیے گا، مولانا فضل الرحمان کیا پاکستان میں الیکشن کے انعقاد کی جو تکمیل ہے اس کا انتظار کریں گے؟ یعنی اگر منتخب حکومت آئے گی تو تب شاید ان کے پاس زیادہ بہتر مینڈیٹ ہوگا۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اسی دور میں الیکشن سے پہلے جانا چاہیے کابل؟ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی جس کی کنفرمیشن بھی ہونی ہے۔ باقاعدہ خود مولانا فضل الرحمان صاحب جب اس حوالے سے بات کریں گے تو بہت ساری چیزیں کلیئر بھی ہو جائیں گی، کس سطح کے اوپر رابطے ہیں، کن کن شخصیات کے ساتھ رابطے کیے گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ بھی کیا کوئی ایسی شخصیت ہے پاکستان میں کہ جن سے یہ امید ہے کہ وہ اس میں مصالحانہ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور جو گرفتاریاں، جو چھاپے، جو پابندیاں، ایف آئی آرس، یہ سارا سلسلہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جس طریقے سے پنجاب میں توڑا گیا پی ٹی آئی کو، جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں توڑا گیا، خیبر پختونخوا میں ایک دلچسپ چیز ہوئی ہے۔ ایک 2 روز قبل تک پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو ہے پرویز خٹک صاحب کی جماعت، اس کا بطور سیاسی جماعت الیکشن کمیشن میں ریکارڈ نہیں تھا، اور آج ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو ہے اب وہ باقاعدہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کا حصہ ہے، اب باقاعدہ وہ رجسٹرڈ جماعت ہے۔ کیسے کہ تحریک اصلاحات پاکستان کا نام تبدیل کر کے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین رکھ دیا گیا، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا۔ تحریک اصلاحات پاکستان کو بنایا تھا الحاج شاہ جی گل آفریدی نے۔ الحاج شاہ جی گل آفریدی سابق میں ہیں، ضلع خیبر سے ان کا تعلق ہے، اور یہ باپ پارٹی کے ساتھ قریبی ان کا تعلق تھا۔ ان کے ایک صاحبزادے، ایک بھتیجے جو تھے، یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن رہے ہیں۔ اس سارے خاندان نے پاکستان مسلم لیگ نون میں اپنی جماعت تحریک اصلاحات پاکستان کو ضم کرنے کا اعلان کیا تھا، اور آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس خاندان کے افراد جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیں گے۔ آج اسی جماعت کا نام تبدیل کر دیا گیا، اور اس جماعت کا نام تحریک اصلاحات پاکستان سے بدل کر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین رکھ دیا گیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی بندہ نام اپنا تبدیل کرتا ہے تو اس کے لیے اخبار میں باقاعدہ تبدیلی نام کا اشتہار چھاپا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کوئی اشتہار ہماری نظر سے نہیں گزرا، لیکن اتنا آپ کو بتایا دیتے ہیں کہ آج کے بعد تحریک اصلاحات پاکستان کو نئے نام پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے نام سے لکھا اور پکارا جائے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال تھی اس جماعت کے حوالے سے۔ اور پرویز خٹک صاحب کی ایک مشکل یہ ہے کہ ایک تو ان کو قومی اسمبلی کی جو خیبر پختونخوا سے نشستیں ہیں، یا خیبر پختونخوا اسمبلی کی جو نشستیں ہیں، ان تمام نشستوں پر ان کے پاس امیدوار نہیں ہیں۔ کچھ لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور ان کی جماعت کے اوپر، خود پرویز خٹک صاحب کے اوپر، محمود خان صاحب کے اوپر، ان کے ساتھیوں کے اوپر جو ایک چھاپ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، تو اس چھاپ سے بھی انہوں نے ابھی تک چھٹکارا نہیں حاصل کیا، اور اسی چھاپ کو لے کر وہ الیکشن میں جا رہے ہیں۔ تو یہ چھاپ ان کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہوگی یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، اور آنے والے دنوں میں ہماری اس معاملے پر بھی نظر ہے کہ جے یو آئی کہاں کہاں پر کس کس جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے آمادہ ہوتی ہے، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ بہت ساری سیٹوں پر
जमीयत उलमा इस्लाम आमादा नहीं हो रही, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम ने कुछ अज़ला में, बल्कि बहुत ज़्यादा अज़ला में ऐसी शख्सियात को अपनी जमात में शामिल किया है कि जो इलेक्टेबल्स हैं और जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं जमीयत उलमा इस्लाम को। और जिस तरीके से मुफ्ती महमूद मरकज़ के तवाफ़ किए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से, तो उससे ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि ये समझ लिया गया है, और मुख्तलिफ़ जो सियासी जमातें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ मौजूद हैं मैदान में, तो वो जमातें ये समझती हैं कि अगर हमने सीट एडजस्टमेंट ना की, अगर हमने इंतखाबी इत्तेहाद ना किया, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का या पीटीआईपी का मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ किसके साथ सीट एडजस्टमेंट करती है या नहीं करती, उसके साथ कौन-सी ऐसी जमात होगी जो मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के साथ बैठेगी, कौन-सी ऐसी जमात होगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पार्लियामेंटेरियन के साथ बैठेगी, और फिर इसमें एक जमात रह जाती है जमात इस्लामी। उन्होंने भी कहा है कि जी हमारे किसी के साथ भी फ़िलहाल तो उनके राब्ते हैं नहीं, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि वो कौन-सी जमात हो सकती है कि जो जमात इस्लामी के साथ करीब हो सकती है। तो इस वक्त की ये ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है। देखना अब ये है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान की जमात मज़ीद कितनी अहमियत इख्तियार करती है, और कुछ मज़ीद शख्सियात के बारे में भी पता चला है कि उनके राब्ते हैं परवेज़ खटक साहब के साथ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के एक साबिक़ रुकन सूबाई असम्बली जनूबी वज़ीरिस्तान से नसीरुल्लाह खान वज़ीर के हवाले से एक इत्तला है कि वो बहुत जल्द जो है आइंदा 1-2 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पार्लियामेंटेरियन में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करने वाले हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान की सतह के ऊपर ये परवेज़ खटक साहब के लिए एक अच्छी कामयाबी होगी अगर नसीरुल्लाह खान वज़ीर जो हैं वो पीटीआईपी में शामिल होते हैं। पख्तूनयार मलक पख्तूनयार अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के बन्नू से एमपीए थे, उनके हवाले से आज इत्तला आई है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। मज़ीद क्या कार्रवाई होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के साथ क्या होता है, बाकी जमातें क्या इत्तेफ़ाक करती हैं आपस में, और फिर ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो अमन-ओ-अमान के साथ भी जुड़ी हैं। पाकिस्तान का जो इलेक्शन है वो अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल के साथ भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारी नज़रें जो हैं इस वक्त पाक-अफ़गान कशीदगी के ऊपर भी हैं, और नज़रें मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के ऊपर भी हैं कि किस तरीके से क्या वो इलेक्शन से कबल इस चीज़ में कामयाब हो पाएँगे कि पाकिस्तान में सीज़ फायर हो। ये जो नाखुशगवार और अफ़सोसनाक वाक़यात हो रहे हैं, इनमें कमी हो, या ये वाक़यात बिल्कुल ना हो और इलेक्शन जो है पुरअमन अंदाज़ में मुकम्मल हो जाए। एक इम्कान ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो हसास अज़ला हैं, ख़ुसूसन जनूबी अज़ला जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, यहाँ पर ये बात की जा रही है कि हो सकता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो। जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल है, यहाँ पर इलेक्शन मुलतवी भी किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।